नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से तफसीलात और कुछ तस्वीरों के हवाले से तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन मैं बताऊँगा कि ज़ुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। आपको ख़बरें सुनाते सुनाते हमारा दिल बैठने लगता है। एक मरतबा फिर ख़बर आ रही, यूपी में 3 दलित बहनों के साथ दिल दहला देने वाला वाक़या जो तेज़ाब फेंक दिया गया। और उधर जीडीओ के सिलसिले में ख़बरें आ रही है कि बगावत तेज़ पकड़ती जा रही है। कंगना रनावत ने एक मरतबा फिर बॉलीवुड को जिहाद का गटर बताया है, जिसकी वजह से इस वक्त तनाज़े में आ गया है। जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से उसने क्या कहा ये भी बताऊँगा। कैरियर गाइडेंस के हिसाब से भी कुछ तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी रियासती दफ्तर के सामने एक खातून किस तरह खुदसोज़ी कर लेती है, आग लगा लेती है, वीडियो वायरल हो रही है। और कर्नाटक से भी 2-3 वीडियो वायरल हो रही हैं। बीजेपी के एक लीडर की कार फोड़ दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें मैं रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं उन 3 दलित बहनों की जिनको आज तेज़ाब डाल करके मारने की कोशिश कर दी गई। नाज़रीन उत्तर प्रदेश में दलितों पर मजालिम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाथरस मुतासिरा को इंसाफ मिल भी नहीं पाया और रियासत के गोंडा ज़िले में नाबालिग दलित लड़कियों के साथ दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया। गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड यानी तेज़ाब अटैक हुआ है, जिसमें तीनों बहनें झुलस गई हैं। मीडिया ज़राए से हासिल हो रही खबरों के मुताबिक तीनों बहनों को ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मौसूल हो रही खबरों में बताया गया है कि वाक़या पीर की शब का है, जब तीनों बहनें घर में सो रही थी। उसी दौरान कुछ नामालूम बदमाशों ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया। वाक़े के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया और आसपास के लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि 2 बहनें मामूली तौर पर झुलसी हैं, जबकि एक बहन के चेहरे पर काफ़ी मकदार में एसिड पड़ा है। तीनों बहनों पर तेज़ाब किसने फेंका है अभी तक मालूम नहीं चल सका है और ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिर इन बहनों को निशाना क्यों बनाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की इस वक्त सिचुएशन पैदा हो गई। यूपी में जराइम का गिराफ इस कदर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम हर प्राइम टाइम में इसका तबसरा करते हैं, लेकिन क्या करें, हुक्मरानों के काम पर जून तक नहीं रेंगती है। तो नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। नाज़रीन एक और ख़बर इसी तरह की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वाक़ बीजेपी दफ्तर के गेट पर मंगल को एक खातून ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। ये वीडियो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वाइट जो लग रहा है वहाँ पे खातून जो है खुदसोज़ी कर रही है और उसको बुझाने की कोशिश हो रही है। खातून ने अपने जलने वाली कोई चीज़ डालकर आग लगा ली। वहाँ मौजूद मीडिया एहलकारों सिक्योरिटी एहलकारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। खातून को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी है। वहीं खातून ने आग लगा खुदकुशी की कोशिश क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस खातून से पूछगिछ में मसरूफ़ है। हादिसा हजरतगंज कोतवाली का है। मालूमात के मुताबिक मुतासिरा खातून यूपी के महाराजगंज की रहने वाली, जिसकी शादी अखिलेश तिवारी से हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के दरमियान तलाक हो गया था। वहीं खातून ने मजहब तब्दीली करके आसिफ नाम के नौजवान से शादी की थी। शादी के बाद आसिफ सऊदी अरब चला गया। खातून के मुताबिक आसिफ के अहले खाना उसका इस्तेहसाल कर रहे थे। इस्तेहसाल से परेशान होकर खातून ने बीजेपी के गेट नंबर 2 पर चलने वाली मवाद डालकर खुद को आग लगा ली है। इत्तला के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खातून को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर की कोशिश हो रही है कि मोहम्मद आसिफ जब नाम सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि अब योगी हुकूमत जो वैसे भी लव जिहाद का मामला लेकर के सख्त तौर पर जो है सामने आ रही है। अब इस मामले को अलग ही एंगल से देखने की कोशिशें की जा रही है। औरत की इस तरह खुदसोज़ी करने के बाद ये मामला मज़ीद संगीन हो गया है। नाज़रीन आइए कुछ और ख़बरों की जानिब ले चलूँ आपको। जेडीयू में 15 रहनुमाओं के बगावती तेवर की वजह से इस वक्त जेडीयू बहुत ही मुश्किलात में फंस गई है। बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल जेडीयू के बहुत से रहनुमा पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं, जिसके चलते पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौजूदा एमएलए, मुतअद्दिद साबिक़ एमएलए और साबिक़ वज़रा समेत 15 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरी तरह से जेडीयू में बगावत के आसार देख रहे हैं और महसूस किया जा रहा है कि जेडीयू इस वक्त बिहार असम्बली इंतखाबात में कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। बहरकैफ ये भी एक अलग किस्म का तबसरा सामने आया है इस मामले को सामने आने के बाद। बहरकैफ नाज़रीन आइए कुछ और ख़बरों की जानिब चलते हैं। कुछ वीडियोज़ के हवाले से ख़बरों को समझने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका की ये वीडियो देख लीजिए जो बेलगावी से आई है। यहाँ
ज़ोरदार बारिश चल रही है। मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। इसमें एक शख्स फंस जाता है तो वो खुद को किस तरह बचाने की कोशिश करता है किसी चीज़ को थामे हुए, वो वीडियो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कर्नाटका के बेलगावी ज़िले से आई हुई ये तस्वीर है। इसके अलावा नाज़रीन, आज बीजेपी के रियासती सदर अश्विनी शर्मा पंजाब के, उनके कार को आज बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया और ये मामला पेश आया है टांडा एरिया में, जो कि होशियारपुर ज़िले में आता है। आज यहाँ एहतिजाज चल रहा था। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि पंजाब में लगातार ज़रई बिल के ख़िलाफ़ यानी किसान बिल के ख़िलाफ़ लगातार एहतिजाजात चल रहे हैं। इसी दरमियान में बीजेपी के रियासती सदर यहाँ फंस जाते हैं जिनका नाम अश्विनी शर्मा है, तो फिर गुस्से में आए हुए एहतिजाजी उनके कार को नुकसान पहुँचाते हैं। ये वीडियो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा नाजरीन, आज मुख्तलिफ इलाकों में आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा सैलाब ज़दा बारिश हुई। आप देख सकते हैं किस तरह अलग अलग तस्वीर आ रही हैं। विजयवाड़ा से और आंध्रा के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा आज बरसात बरसी है। ये तस्वीर आंध्रा से आ रही तस्वीरें हैं जिसको आप महसूस कर सकते हैं। बैगम नाज़रीन, आइए ये तस्वीरें भी देख लें। दो अफराद आज हलाक हो चुके हैं इस हादिसे में, जो अलीगढ़ से आ रही तफसील है। और दिल्ली के खातिकान नामी इलाके, दिल्ली से करीब ये एरिया पड़ता है खातिकान, वहाँ पर मामला पेश आया। क्यों धमाका हुआ, क्यों करके हुआ पता नहीं है। पूरी छत नीचे आ गई है और पड़ोस के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल धमाके की वजह से 2 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, आइए बहुत ज़्यादा जहर फैलाने वाली एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, कंगना रनावत। इसने बॉलीवुड को जिहाद का गटर बता करके एक मरतबा फिर ट्वीट किया है, जिसकी वजह से सुर्खियों में आ गई है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से बॉलीवुड की छवि खराब हुई, उसके बाद अब पूरा बॉलीवुड मुत्तहिद होता नजर आ रहा है। मजमूई तौर पर 34 प्रोडक्शन हाउस और 4 इदारों ने बॉलीवुड की छवि खराब करने के लिए 2 मीडिया हाउस को निशाने पर लिया था। ये खबर मैंने आज सुबह भी आप लोगों के सामने रखा था। इसी बात से नाराज होकर के बॉलीवुड की पंगा क्वीन कहलाई जाने वाली कंगना रनावत ने एक के बाद एक ट्वीट करके एक मरतबा फिर बॉलीवुड के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। वहीं जिहाद को भी इस दरमियान में खींच लिया। उसने अपने ट्वीट में लिखा, बॉलीवुड जो ड्रग्स, इस्तेहसाल, अकरीबा परवरी और जिहाद का गटर है, उसको साफ करने की बजाय बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो कहती हूं कि मुझ पर भी केस कर दो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम सभी को एक्सपोज करती रहूंगी। इस तरह एक और उसने ट्वीट किया आगे जाकर के बड़े सितारे न सिर्फ खवातीन पर इतराज करते हैं बल्कि नौजवान लड़कियों का इस्तेहसाल भी करते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे नौजवान सितारों को उभरने नहीं देते। वो 50 साल की उम्र में स्कूल किड्स का किरदार निभाना चाहते हैं। अगर उनके सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो वो भी किसी के लिए खड़े नहीं होते। बैकअप नाज़रीन, ये लंबी ट्वीट्स है इसके, लेकिन इसने जैसे ही जिहाद को लेकर के गटर का नाम का इस्तेमाल किया, इस वजह से भी ये इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। इसके अलावा भी ये बीजेपी की तर्जुमान मानी जाती है और बीजेपी की इसकी पुष्पनाही मानी जाती है, जिसकी वजह से ये सुशांत सिंह राजपूत के बाद जिस तरह से इसने हंगामा खड़ा किया और मुंबई पुलिस को और मुंबई को अलग अलग अंदाज में नाम, ये लोसी, न जाने क्या क्या कहा इसने। उसके बाद ये मुसलसल तनाज़े में आए और इसके ऑफिस भी जो है मिसमार की गई, वेंडलाइज की गई। आप लोग जानते हैं, वो खबरें आप लोगों के सामने रखी थी। तो इस तरह से एक मरतबा फिर इसने मुतनाज़ा बयान दे करके एक मरतबा जिहाद को यानी मुसलमानों को निशाना बना करके एक अलग ही अंदाज में तस्वीर पेश करने की कोशिश की है बॉलीवुड की। बैकअप नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने रखा। आज मैंने एक अहम तरीन इंटरव्यू लिया है PFI के जनरल सेक्रेटरी का, जो रियासती जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने किस तरह से काम किया कोविड-19 में और किस तरह उन्होंने तमाम मज़ाहिब के लोगों, लगभग 2000 के करीब उन्होंने जो है कोविड-19 से मरने वाले जो तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता थे उसकी आखिरी रसूमात अदा की हैं। ये इंटरव्यू आप सुने और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के अहम तरीन प्रोग्राम रूबरू में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, एक बार फिर मैं एक और अहम तरीन शख्सियत के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, आपके रूबरू कराने जा रहा हूँ। इस वक्त जिस शख्सियत को आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम नासिर पाशा है और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं PFI के यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। आप लोग जानते ही हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी है अलग अलग एतबार से। नेशनल मीडिया में मनफी सोच को लेकर के लोग इस सिलसिले में सामने रखते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि PFI की जानिब से जो अहम तरीन समाजी फलाही काम हो रहे हैं उसको दुनिया के सामने लाया जाए। जब कोई मनफी सोच सामने रखता है तो हम लोगों को उसको ख़त्म करने के लिए
जो ज़मीनी सतह पर बग़ैर किसी लिसानी और इलाक़ाई असबियत के जो मदद हो रही है, जो इमदादी काम हो रहे हैं, उसको दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है। इसी वजह से नासिर पाशा साहब भी इस वक्त हमारे स्टूडियो में हाज़िर हुए हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। हमको ख़बर मिली है कि कोविड-19 की इस वबा के दरमियान में आप लोगों ने भारत भर में, पूरे मुल्क में PFI की जानिब से बहुत अहम तरीन खिदमत अंजाम दी हैं। मैं चाहता हूँ कि आपने जो फूड रिलीफ इस वक्त जो लॉकडाउन के दरमियान में किया अक्सर इलाक़ों में, उसकी क्या तफसीलात हैं हमारे नाज़रीन के सामने रखें। सबसे पहले जब कोविड को लेकर मुल्क भर में जब लॉकडाउन किया गया, वो एक अनप्लान लॉकडाउन था। वो बगैर किसी प्लानिंग के और स्ट्रैटेजी के तहत किया गया लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लाखों के तादाद में मज़दूरों को इसका इफ़ेक्ट हुआ है जी। तब हम लोग देख रहे थे किस तरीके से वो लोग खाने के लिए परेशान भटक रहे थे। वैसे वक्त पर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि एक फूड रिलीफ का काम किया जाए, जिसमें हम लोग करेक्ट एक मोहल्ला जाकर आइडेंटिफाई कर ये फूड किट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। तकरीबन 70,000 किट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। अच्छा। जिसमें तकरीबन 5 लाख बेनिफिशरीज़ को हम लोग ये फूड का किट जो है डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। हाँ। और साथ ही साथ जो मज़दूर रहते हैं, जिनका घर नहीं रहता, फुटपाथों में रहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग डेली एक 2 लाख कुकड फूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तकरीबन हर दिन भी 3 वक्त का जो है 2 लाख लोगों को हम लोग ये फूड का किट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। बेंगलुरु के अतराफ, ये पूरे कर्नाटका में किया हम लोग। हाँ। जी। अच्छा। और जहाँ पर इंटीरियर जगह है वहाँ पर कोई भी गाड़ी जा नहीं सकती, वहाँ पर भी हम लोग अपने वॉलंटियर्स जो है अपने खानों पर फूड का जो भी किट है लेकर जाकर पहुँचाए हैं। और दूसरे एतबार से क्या मेडिकल इसमें कोविड-19 में कुछ हुआ आपका? कोविड-19 को लेकर एक लंबी वबा चली है जी, तो क्या एतबार से आप क्या पूरी टीम बना करके इसकी जानिब बढ़ते थे, या किस अंदाज में आप लोग काम क्या करते थे? ये तो कोविड को लेकर हमारा एक पहला तजुर्बा है। अच्छा। असल में पॉपुलर फ्रंट जो है पिछले कई सालों से एक समाजी खिदमत करते आया है, और जहाँ पर भी इंसानों की हुकूक के लिए जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़कर वो मसले को हल करते हैं। तो ये हमारे लिए पहला एक तजुर्बा था कोविड का। अच्छा। लॉकडाउन के बाद जो है ये केसेस ज़्यादा हो गए कोविड के, तब आकर वो भी एक गवर्नमेंट का फेलर मैं बोलता हूँ। लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं था। वो कोविड को किस तरीके से लड़ना है उस तरीके से गवर्नमेंट नहीं लड़ी। जैसे ही कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़े तब हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं थे, पेशेंट्स को बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो इधर उधर पेशेंट्स को लेते जाते में पेशेंट की डेथ भी हो गई, बहुत सारे हम लोगों ने देखा है। तो वैसे वक्त पर हम लोगों ने मेडिकल एक टीम बनाकर एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स को बुलाकर वॉलंटियर्स को हम लोग ट्रेनिंग देकर किस तरीके से पेशेंट्स को हैंडल करना है ऐसे हालात में बोलकर ट्रेनिंग देकर हम लोग भेजे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने टीम्स बनाकर भेजे, और जहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे वहाँ पर हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को बात करके बेड्स का अरेंजमेंट्स करने की कोशिश किए। और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से जो पेशेंट का पल्स जो डाउन हो गया था, उस वक्त पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसमें, और बहुत डिमांड था ऑक्सीजन का। तब आकर हम लोगों ने ऑक्सीजन किट बनाए, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैप और ऑक्सीमीटर, ये सब हम लोगों ने फ्री में जो ऐसे कोविड पेशेंट्स को दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब तक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता तब तक हम लोग ये एक फर्स्ट एड जैसा देकर उसके बाद हॉस्पिटल्स में उनका दाखिला किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एक कमर्शियल एक बिजनेस चल रहा था पेशेंट्स को लेकर, अभी भी चल रहा है। तो पेशेंट जैसे ही डिस्चार्ज होता है वो परेशानियों से, बीमारी से कम होता है, लेकिन बिल ज़्यादा होने की वजह से पे नहीं कर सकता था। तो वैसे वक्त पर भी हम लोगों ने बात कर लाखों की बिल चार्ज किए थे। तब गवर्नमेंट के थ्रू से, BBMP के थ्रू से बात कर हम लोग बिल को बहुत कम किए हैं। गवर्नमेंट में जो चार्जेस आते हैं उसी तरीके से हम लोग बात करके 20-25,000 या 15,000 देकर पेशेंट्स को डिस्चार्ज किए हैं।
और ये पीपी किट्स का भी एक डिमांड था उस वक्त पर। जी। तो पीपी किट भी हम लोग हॉस्पिटल्स को डोनेट किए हैं और बीबीएमपी के हेल्थ असिस्टेंट कमिश्नर को भी हमारी तरफ से पीपी किट डोनेशन दिए हैं। अच्छा। और जहाँ पर भी सैनिटाइजेशन की ज़रूरत थी हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर सैनिटाइज किए हैं, मोहल्लों में सैनिटाइज किए हैं, मस्जिदों में किए हैं, मंदिरों में किए हैं, चर्चों में किए हैं। जी। ये सैनिटाइजेशन का भी काम हुआ है। और साथ ही साथ जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ी, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर ब्लड कैंप्स कंडक्ट किए, ब्लड डोनर्स को बताकर ब्लड डोनेशन भी हॉस्पिटल्स को हम लोग दिए हैं। अच्छा। तो ये हमारे हेल्थ के रिलेटेड इतने सारे मामलात किए। तो इसके अलावा आपका जो है आखिरी रसूम जो अदा करना है, जैसे अगर कोविड-19 का मरीज़ मर जाता है और उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, ऐसे में भी ख़बर आई कि पीएफआई वाले बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाक़ों में किए, तो आपके हिसाब से कितने तादाद में किए होंगे और क्या इसमें क्या दुश्वारियाँ आती थी, क्या होता था, क्या सेटअप था आप लोगों का? जी, जैसे ही कोविड पेशेंट डेथ होने के बाद जब उनके आखिरी रसूमात के लिए मैं समझता हूँ बहुत बेदर्दी के साथ शुरू में किया गया ये। जी। तो एक इंसानियत को इस तरीके से देखने भी हम देखने नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक फेलर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हॉस्पिटल से या बीबीएमपी से जो कॉरपोरेशन से जो कर लेकर थे वो बेदर्दी के साथ कर रहे थे ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने फिर ट्रेनिंग देकर ये काम शुरू किए। जी। और एक डर का भी बहुत माहौल था उस वक्त पर। जी बहुत ज़्यादा था। लोग अगर बीमारी अगर आ जाती तो एकदम लोगों के अंदर डर हो जाता था। यहाँ तक कि उनके करीबी रिश्तेदार भी आगे नहीं आ रहे थे ना। जी। पेशेंट को देखने नहीं आ रहे थे और डेड बॉडीज़ को छीने डर रहे थे। जी। तो ऐसे हालत में हम लोगों ने ट्रेनिंग देकर ये काम शुरू किए। जो मज़हब के जो तौर तरीके रहते हैं उसी के तहत हम लोगों ने तदफीन का काम किया, जिसमें मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, ये पूरे को भी हम लोगों ने किए हैं। तकरीबन अभी तक एक 2000 तक हम लोग तदफीन कर चुके हैं पूरे कर्नाटक में। जी अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। बाहर कर्नाटक में भी, यानी बैरून रियासत में भी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में किए हैं, कर्नाटक आपके अंडर में जो है कर्नाटक, इसमें किए हैं। तो उसमें 2000 के करीब तक आप लोगों ने किया है। इसमें जो दुश्वारियाँ आती थी आपको, कभी ऐसा जो आपका काम करते थे वो अचानक बीमार पड़ गए, ऐसा कोई दुश्वारियाँ आई आपको? नहीं, पूरे प्रिकॉशंस हम लेकर किए हैं ये। अच्छा। वॉलंटियर्स को जो ट्रेनिंग दिए हम लोग, पूरे पीपी किट पहनकर, हैंड ग्लोव्स डालकर और बिफोर आफ्टर सैनिटाइजेशन कर ये पूरा एहतियात करके ही किए हैं। तो ऐसे कोई से भी केस मामला नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा प्रिकॉशन लिया है इसके बारे में। ये आपके पीएफआई के सिलसिले में लोग मनफी रुझानात रखते हैं, बिलखुसूस मीडिया वगैरह, ये तो आप जानती हैं। तो आप ये जो ताउन करते हैं, इमदादी काम करते हैं, क्या ये आप लोग मीडिया में नहीं लाते या फिर मीडिया आपको कवरेज नहीं देता, क्या मामला है इसका? असल में हम लोग जो भी खिदमत करते हैं, एक हमारा जो चेहरे को छुपाकर एक ऐसा चेहरा बता रहे हैं कि लोग आकर हमसे डरें। जी। क्योंकि हम लोग जो है एक फैसिस्ट के आगे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज़ बनते हैं उसके खिलाफ हम लोग बात करेंगे, आवाज़ करेंगे। तो अभी की जो मीडिया की हालत है, अब सबको मालूम है, गवर्नमेंट के फेवर में अगर बात करेंगे तो आपको मीडिया कवरेज करेगा। जी। अगर उनके आप खिलाफ काम कर रहे हैं, खिलाफ बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल कवरेज नहीं करेगा, बल्कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसी वजह से हमारे को भी एक ऐसे टारगेट बढ़ाकर ये लोग एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि इनको आकर एक ऐसे इल्ज़ामात लगाकर इनकी जो मार्केटिंग है, इनकी जो काम है, उनको छपाकर एक चेहरा बताया जाए बोलकर ऐसी एक इनकी कोशिश चल रही है। जाहिर सी बात है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं, हिंदुओं में हो रहे हैं, ईसाइयों में हो रहे हैं, क्रिश्चियंस में हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने लाना भी एक अहम तरीन फरीज़ा है कि बग़ैर किसी जिसको जो एक अलग ही शबीह बयान करने की कोशिश करती है, पेश की जाती है, और जब पूरी हुकूमतें ही ख़िलाफ़ हो जाएँ तो जाहिर सी बात है कि जो है मीडिया भी जो है वो हुकूमत की ज़बान ही बोलेगा। ऐसा ही कुछ पीएफआई के साथ भी इन दिनों चल रहा है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। हाल ही में आपने देखा था कि जो है यूपी में किस तरह से एक पीएफआई से ताल्लुक़ रखने वाले, केरला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान को जो है एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया और अभी तक उसका रिलीज़ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हाई कोर्ट जाने तक की बात कही गई है। बहरकैफ ये कुछ अहम तरीन बातें थी जो कोविड-19 की इस वबा के दौरान में
PFI ने जो खिदमत अंजाम दी वो तफसीलात आपके सामने लाना था, सामने आ गई हैं। आप भी करें, खिदमत करना, इंसानी खिदमत करना जो है वो बेहतर होता है लोगों को करीब करने के लिए, और यही हमारे प्याम इंसानियत का पैगाम भी होता है। हमें इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಹತ್ರ ಬಂದಾಗುಂಡ